स्टार्ट। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी है वह पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। उसकी भीषणता का अंदाज़ा मिसाइलों और घातक बमों के इस्तेमाल से लगाया जा सकता है। क्रूरता की हद यह है कि युद्ध नियमों को ताक पर रखकर नागरिक इलाकों में भी बम गिराए जा रहे हैं। विद्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान में लड़कियों के स्कूल पर बमबारी की गई जिसमें कई छात्राओं की मौत हो गई। अब अस्पतालों पर भी बम गिराए जा रहे हैं। मानवीय मूल्य पीछे छूट रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के नियमों की परवाह किए बगैर अमानवीय युद्ध लड़ रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। तबाही के सिवाय कुछ नज़र नहीं आता। कई देश नाहक ही इसकी चपेट में आ गए हैं। जो देश इस युद्ध में शामिल नहीं हैं उनके निर्यात और आयात पर असर पड़ रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था जोखिम में है। ऊर्जा संकट गहराने से नागरिकों का जीवन मुश्किल में है। उनके सामने चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। पैरा भारत की बात करें तो यह एक ऐसा देश है जो अपनी ज़रूरत का कच्चे तेल और गैस का 85% हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है। ईरान सहित मध्य पूर्व के देशों से इसका कम से कम आधा हिस्सा आ रहा था, लेकिन जंग का जो भीषण स्वरूप सामने आ रहा है उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। होर्मुज जलमार्ग में कंटेनर और जहाज फंस गए। वहां से अधिक आपूर्ति की गुंजाइश कम हो गई है। बेशक इस युद्ध के जारी रहने का कोई कारण किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि शुरू में तो ईरान के सर्वोच्च नेता खोमेनी को अपदस्थ करने की बात थी, लेकिन अमेरिका और इजराइल के साझा सैन्य हमले में उनकी मौत हो गई। ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम से अमेरिका को डर था कि वह परमाणु बम बना सकता है, मगर क्या उसने वास्तव में ऐसा किया? कई दिनों से चल रही जंग में उसने ऐसा कोई आभास नहीं कराया। पैरा अब तक के युद्ध से स्पष्ट है कि ईरान ने संभवतः परमाणु बम अभी नहीं बनाया, क्योंकि जिस तरह से वह चौतरफा लड़ाई लड़ रहा है, अगर उसके पास यह विध्वंसक हथियार होता तो वह कब इसे इस्तेमाल कर चुका होता। ऐसे में सवाल उठता है कि इस युद्ध को नाहक जारी रखने का क्या कारण है, सिवाय इसके कि अमेरिका यह चाहता है कि ईरान में सत्ता वेनेजुएला की तरह उसकी मर्जी से चले और वह अपने यूरेनियम भंडार को हाथ भी न लगाएं। यह भी पूछा जा रहा है कि ईरान ने चौतरफा लड़ाई क्यों छेड़ दी है। इसका कारण यह है कि वह इन देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों को देखना नहीं चाहता, इसलिए उन पर हमले कर रहा है। अभी उसने अमेरिका के समर्थक देशों से कहा भी है कि अगर वे हमलावर नहीं होते तो वह उन पर बमबारी नहीं करता, मगर लगता है ये सभी जुबानी बातें हैं और युद्ध खत्म करने के लिए वास्तव में गंभीर प्रयास करने होंगे। इसे ईमानदारी से समझने की ज़रूरत है। पैरा
तीसरी दुनिया के विकासशील देश यह समझ रहे थे कि अपनी आर्थिकी को आयात आधारित से निर्यात आधारित बना लेंगे, तेजी से विकास करेंगे। दावा किया गया है कि वर्ष 2047 में अपनी आबादी का शतकीय महोत्सव मनाते समय भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा और हो सकता है अपनी विकास दर से आगे बढ़ते हुए ताकतवर देशों को भी पछाड़ दे। लेकिन यह युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। भारत के निवेश और उत्पादन को गतिमान रखने के लिए ऊर्जा आपूर्ति की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ ही आयात से कहीं अधिक निर्यात होना चाहिए ताकि भारतीय मुद्रा का न तो विनिमय मूल्य घटे और न ही उसे अपने उद्योग चलाने के लिए समृद्ध देशों के आगे आयात के लिए झुकना पड़े। यह तस्वीर कब बदलेगी, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। पैरा कच्चे तेल की कीमत जो युद्ध शुरू होने के समय $70 प्रति बैरल थी, वह अब उसके दाम भी आसमान छू रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार अगर कच्चे तेल की कीमत में $10 प्रति बैरल वृद्धि होती है तो महंगाई का आधार अंक बढ़ जाता है। अभी तक भारत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों की अपेक्षित उछाल को नियंत्रित कर रखा है, लेकिन कितने दिन तक रख पाएगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका द्वारा रूस और अन्य बाहरी स्रोतों से 1 महीने के लिए कच्चे तेल की खरीद की इजाज़त मिलने के बाद भारत कुछ समय के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बेलगाम होने से रोक सकता है। मगर अभी एकदम जो असर सामने नज़र आया है वह है रसोई गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमत। आपूर्ति कम होने के कारण इनकी कीमतें बढ़ने का अर्थ है कि लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। दूसरी ओर वाणिज्यिक गैस का इस्तेमाल कर खाने पीने की चीज़ें बनाने वाले अपने दाम बढ़ा रहे हैं। पैरा अगर स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं हैं उठाए गए तो देश में रसोई गैस का संकट जल्दी दूर नहीं होगा। हालांकि भारत ने कच्चे तेल की कमी न होने देने के लिए अमेरिका, अफ्रीका और रूस से कच्चे तेल की खरीद शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कच्चे तेल की आपूर्ति फंस जाने के कारण भारतीय तेल शोधक कारखानों को अपनी इकाइयां बंद करनी पड़ रही थी। अब कोशिश की जा रही है कि दूसरे रास्ते से और अन्य देशों से कच्चे तेल के आयात की हिस्सेदारी बढ़ाकर 70% कर दी जाए। इसके अलावा रूस ने भी कह दिया है कि भारत जितना चाहे कच्चा तेल उससे खरीद ले। वैकल्पिक स्रोतों से कच्चा तेल आयात करने के फैसले के बाद देश की रिफाइनरियों को अपनी बंद इकाइयां शुरू करने के लिए कह दिया गया है। पैरा यह निराशाजनक ही है कि गैस और तेल के बीच जमाखोरी और मुनाफाखोरी शुरू हो गई। सरकार से लेकर तेल कंपनियां तक कह रही हैं कि अफवाहों से बचें। देश के पास तेल भंडारों की कमी नहीं, मगर आम आदमी इस बात से परेशान है कि कितने दिन इन कालाबाजारी की मनमानी सहे।
सरकार के दावे का कितना भरोसा करें, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि तेल खरीद अन्य देशों से ही होगी और कोई रास्ता भी नहीं दिखता। इसलिए अब कच्चे तेल के सौदे का आकार बदलेगा। दिक्कत यह है कि गैस की घटती आपूर्ति का क्या समाधान निकाला जाए, क्योंकि इसके सिलेंडरों के दाम बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ेंगी। होटल व्यवसाय पर भी असर पड़ेगा। युद्ध के कारण पश्चिमी एशिया को निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पाद, बासमती चावल, फल सब्जियां, डेयरी उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ फंस गए हैं। ये जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं। इनके खराब होने का डर बेचने वालों को भी रहता है। बेशक युद्ध में भारत की प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं है, लेकिन मांग और कीमतों के बाजार में मार पड़नी शुरू हो गई है। फिलहाल समाधान यही है कि भारत अन्य प्रभावशाली देशों के साथ मिलकर गतिरोध दूर करने में भूमिका निभाए, युद्धरत देशों से निरर्थक लड़ाई बंद करने के लिए आग्रह करे।